भार कैसे निकालेंगे। तो पाँचवा है क्षार का तुल्यांकी भार। किस तरह निकालेंगे कि जैसे BOH है, तो वो अगर मान लो इसमें से OH माइनस और B प्लस, तो यहाँ पर जो ये क्षार होते हैं वो क्या निकालते हैं, OH माइनस निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं क्षार जितने OH माइनस का दान करते हैं, वो उतनी ही उसकी अम्लता एसिडिटी होती है, यानी एन फैक्टर होती है। तो ये कैसे हम तुल्यांकीय भार इनका निकालते हैं, वो निकालते हैं क्षार का अणुभार बटे में अम्लता। तो जो भी अगर हमें क्षार का तुल्यांकीय भार निकालना, तो उसका अणुभार बटे में उसकी अम्लता जितनी OH माइनस वो दे रहा है। जैसे एग्जांपल है CaOH वोल्टोइस है, तो Ca+2 और 2OH माइनस दे रहा है। तो यहाँ पर तुल्यांकीय भार CaOH वोल्टोइस की क्या होगी, उसका अणुभार होता है 74, और इसमें जो OH है वो कितने निकलना है, 2 OH माइनस निकलना है, तो बटे में 2, तो इनका आपस में हो जाएगा, तो इससे हमारा क्षार का तुल्यांकीय भार आ जाएगा। लवण का तुल्यांकीय भार देखें छठा। लवण के लिए हम क्या करेंगे, वही लवण का हमारा अणुभार हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है किसी एक धनायन या ऋणायन की कुल आवेश। तो किसी एक का जो है हमें कुल आवेश लिखना है। कुल आवेश यानी वो 2 और 3 जो भी उसके आगे होंगे मोल जिन्हें हम बोलते हैं ऐसे, वो भी हमें लेने हैं, ठीक है ना। तो जैसे K2SO4 है, ये सॉल्ट है, लवण है, तो इसमें 2K+1 और SO4-2 है, ठीक है ना। तो यहाँ इनमें से किसी एक का, जैसे कि ऋणायन दो देखें उसमें -2 है कुल आवेश, और धनायन की कुल आवेश +2 है, यानी बराबर होंगे, तो एक का ले लो कोई। तो हमने क्या कर दिया, किसी एक का ले लिया 2, और K2SO4 का अणुभार लिख दिया और बटे में 2 कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, K2SO4 इंटू Al2SO4 और 3 और 24H2। जो 24H2 है ना, ये भाग नहीं लेते क्योंकि क्रिस्टलियन वाटर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, इनमें से किसी का एक तो हमें क्या ले लेना है, किसी का कुल धनावेश या एक का ऋणावेश ले लेना। 8 हमने ले लिया, और उसका सूत्रभार लिख देना है इस पूरे समीकरण का। अब हम देखेंगे ग्राम तुल्यांक के कुछ समीकरण, क्या बोलते हैं, सूत्र। तो हमें पता है ग्राम तुल्यांक क्या होता है। एक तो होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे में तुल्यांकीय भार, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लिख देंगे W बटे में E, और क्या बोलते हैं इसे, इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट को, ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए हम भार बटे में इक्विवेलेंट वेट कर देंगे, तो इससे आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट का एक और फॉर्मूला है हमारा, इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकीय भार निकालने का, एटॉमिक वेट बटे में उसकी वैलेंसी और एन फैक्टर, ठीक है ना, यानी इसका भी अणुभार है जो हम अभी करके आए। अब इसको जो है हमारे ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि भार बटे में उसका एटॉमिक वेट, ठीक है ना, यानी मोल, या हम इसे यहाँ लीटर वाले भी कर सकते हैं मोल की जगह, है ना, और गुणा में वैलेंसी एन फैक्टर। अब ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला है मोल गुणा में वैलेंसी, जो हमने यहाँ से देखा है, ठीक है ना, वैलेंसी या एन फैक्टर लिख सकते हैं। और हम जब हम क्या सॉल्व करते ग्राम इक्विवेलेंट ही कर रहे थे, तो हमने एक और वहाँ पर फॉर्मूला देखा था, जो कि था N गुणा V। इसका क्वेश्चन हमने करा था तुल्यांकी भार निकालने का, यह ग्राम तुल्यांकी भार, इसका एक और होता है N गुणा में V। लीटर लेना है लीटर में, और N की जगह हमें पता है M गुणा N फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो हमने जो N का देखा था, तो M गुणा N फैक्टर होता है, ठीक है ना, नॉर्मलता का। तो वो हम यहाँ पर लिख दें, तो M गुणा N फैक्टर गुणा में V लीटर हो जाएगा। ये भी एक ग्राम तुल्यांकी का फॉर्मूला है। अब इसके अनुप्रयोग में अगर हम का बात करें, अभिक्रिया जैसे सामान्य विक्रिया A+B और बना रहा है C+D, तो इस तरह से अगर है, तो इसके हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B के, और इसी तरह से हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C और ग्राम इक्विवेलेंट D के करके हम अभिक्रिया में अगर इस तरह दिए, तो उससे हम हल कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को किसी के बराबर कर दे स्टाइक्योमेट्री की तरह, तो हमारा ग्राम तुल्यांकी भार जो है वो आ सकता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर यौगिक जैसे यहाँ पर दिया गया AX/BY है, तो वो XA+Y या +YB-X बना रहा है, तो उसमें भी हम A ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A+Y बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B-X के। क्वेश्चन है कि एक धातु का तुल्यांकी भार 18.67 है। जब यह Cl के साथ अभिक्रिया करती है, तो धातु का द्रव्यमान जो 162.52 ग्राम धातु क्लोराइड बनाएगा। तो हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, हमें धातु का तुल्यांकी भार दिया गया है, और हमने धातु का अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें धातु क्लोराइड का दे रखा है, धातु क्लोरीन मिलके धातु क्लोराइड बना रहा है, तो उसका भार दिया गया।
अब देखो यहाँ पर हम ये तो बात का जो भार है वो हमें चीज़ दी गई है। पहले हम देखेंगे यहाँ पर तुल्यांकी भार हम दो तीनों का निकाल लेंगे। क्लोरीन का कैसे निकालेंगे कि हमें पता है भार बटे में क्या होता है, उसका संयोजकता से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं परमाणु भार से। तो संयोजकता क्लोरीन की एक ही है, तो 35.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारा धातु क्लोराइड का हो जाएगा, तो 54.17 ग्राम। तो 54.17 ग्राम में जो है 18.67 जो है हमारा धातु है, और 1 ग्राम में क्या हो गया, 18.54 है वो आ जाएगा, और गुणा कर देंगे 162 से, तो हमारा इतने उसके लिए उतना धातु का भार आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है 0.45 ग्राम अम्ल है, उसका मोलर वेट दे रखा है। पूर्णतः 0.5 नॉर्मलता NaOH के 20 मिलीलीटर द्वारा उदासीन होता है। अम्ल की क्षारकता होगी, तो हमसे एन फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है ना। हमें क्या क्या दिया गया, अम्ल है और क्या है, NaOH से मिल रहा है। अच्छा, तो NaOH के 20 मिलीलीटर द्वारा उदासीन होता है, तो अम्ल है और क्षार है। ठीक है ना, जो उदासीन हो रहा है ना, क्षार के मिलाने से। तो हमें देखो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हमें अम्ल का भार दिया गया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, और गुणा एन फैक्टर कर देंगे, और हमें यही जो एन फैक्टर है वो निकालना है। और हमें क्या दिए गए, नॉर्मलता दी गई है, और हमें इसका लीटर में आयतन दिया गया है, तो N गुणा V हो जाएगा हमारे इसके लिए, है ना। बराबर करेंगे ना, अम्ल उसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्षार का ग्राम इक्विवेलेंट करके। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है एन फैक्टर जो है वो आ जाएगा जब हम सारी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 0.5 ग्राम क्षार पूर्णतः 0.2 नॉर्मलता अम्ल के 100 मिलीलीटर द्वारा उदासीन होता है। क्षार का तुल्यांकी भार है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्षार और अम्ल दिया गया है। फिर से देखो वही चीज़, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट अम्ल और ग्राम बराबर करें ग्राम और इक्विवेलेंट क्षार की, तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। वही चीज़ है, यानी कि हमें फिर से जो है इस बार जो है अम्ल जो है नॉर्मलता दी गई, गुणा V उसका वॉल्यूम दिया गया, उसका भार दिया गया, और अच्छा भार बटे में जो है हम इससे भी कर सकते हैं, भार बटे में इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट वेट ही हमें निकालना है, तो हम इस जो है अच्छा तुल्यांकी भारी तो निकालना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है एक द्विसंयोजी धातु का तुल्यांकी भार 24 है। एसटीपी पर इस धातु के 12 ग्राम में जब एक अम्लीय विलयन को अधिकता में मिलाया जाता है तो मुक्त हुई H2 का आयतन होगा। तो आयतन में हमें पूछ रहा है, दी जो चीज़ें वो हम लिख लेंगे। धातु और अम्ल मिलाने पर H2 हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें H2 का ही आयतन प्राप्त करना है। तो हम इन दोनों को जो है ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तुल्यांकी भार दिया गया है और हमें भार भी दिया गया धातु का, तो भार बटे में तुल्यांकी भार हो जाएगा। इज इक्वल टू में हमें अब निकालना है यहाँ पर आयतन निकालना है, तो हमें भार बटे मॉलिक्यूलर वेट गुणा में एन फैक्टर हम निकाल लेंगे। H2 का शेष हमने लिया है, और यहाँ पर ये भार बटे में अणु भार क्या हो जाता है हमारे बराबर होता है V बटे में 22.4 के, तो इसको हम बराबर कर देंगे, तो इससे हमारा V का जो है वो आंसर आ जाएगा। 2.8 ग्राम आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से 3.2 ग्राम कॉपर विस्थापित करती है। यदि आयरन का तुल्यांकी भार 28 है तो कॉपर का तुल्यांकी भार होगा। तो हमें आयरन का दिया गया है, भार भी दोनों के दिए गए हैं, तो हम दोनों को बस यही कर देंगे, भार बट इक्विवेलेंट बराबर भार बट में इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट हमें पूछ रहा है कॉपर का, तो हम वो निकाल लेंगे। धातु M एक सल्फेट बनाती है जो कि MsO4 से समाकृतिक है। यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से 0.6538 ग्राम धातु इतने चांदी को विस्थापित कर देता हो तो धातु M का परमाणु भार। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट पूछा है M का, ठीक है ना, और हमें भार दिया गया, बटे में अणु भार कर देंगे, गुणा एन फैक्टर इज इक्वल टू में हमारा जो है वही भार बटे में अणु भार, और गुणा एन फैक्टर हम कर देंगे। दोनों का हमें भार दिया गया है, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर वेट चांदी का ही पता, मॉलिक्यूलर वेट इसका हमें निकालना है, और इसका एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। देखो MsO4 जुड़ा हुआ है, तो SO4 2 माइनस होता है, तो ये 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू रखने के बाद जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त कर लेंगे। अब हमारा आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन की नियम।
क्या होता है रासायनिक संयोजन के नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक आपस में किस प्रकार अभिक्रिया कर उत्पाद का किस प्रकार निर्माण करते हैं, वही उसकी जांच पड़ताल यानी उसी को पढ़ना, उसी को देखना रासायनिक संयोजन में देखा जाता है। अब ये 5 तरह के रासायनिक संयोजन है के नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा गैलुसैक का नियम, पांचवा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो पहला हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे लेवोशियर ने, ठीक है ना। इसके अनुसार द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ये अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान बराबर होता है अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान, ठीक है ना। और यह यानी बराबर संरक्षित रहता है। यह नियम नाभिकीय अभिकारक अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा के रूप में निकल जाता है, इसलिए ये लागू नहीं होता। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, यह नियम प्राउस ने दिया था, याद रखना। पहला नियम लेवोशियर ये वाला दिया हमारा स्थिर अनुपात का प्राउस। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस यौगिक में तत्वों का भार अनुपात हमेशा समान होता है, चाहे उनका स्रोत सोर्स भिन्न हो। तो दो यौगिक तत्व अगर मिलकर यौगिक बना रहे तो उन यौगिकों का जो हमारा अनुपात होता है भारों का वो बराबर होता है, ठीक है, चाहे उसका स्रोत कोई। वैसे यौगिक H2 इसका जो हमारा अनुपात है वो 2:1 होता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। अब इसका स्रोत कुछ भी हो, नाला हो, नल हो या समुद्र हो, नदी हो, कुछ भी हो। यौगिक H6H12O6 का भी जैसे ग्लूकोज है तो उसका अनुपात 1:2:1 होगा, और ये चाहे कहीं से प्राप्त हो, ग्लूकोज की बोतल से, गन्ने से या किसी भी कार्बोहाइड्रेट से। तीसरा गुणित अनुपात का नियम, ये जे डॉल्टन ने दिया था। अब ये इसका क्या होता है कि दो तत्व मिलकर यदि दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग कर सकती है, या एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के सरल अनुपात में क्रिया, यानी जो दूसरा हमारा तत्व है वो बदलेगा, एक तो हम उससे भी कर सकते हैं और फिर दूसरे में क्या होगा वो बदलता जाएगा अगर ये कई क्या बना रहे हैं, अधिक यौगिक बना रहे हैं। तो जैसे कि तत्व एक और तत्व दो एक्स और वाई हैं और वो यौगिक एक्स वाई बना रहे हैं, तो तत्व एक्स तो हमने 50-50-50 ग्राम लेके, वाई हमने देखो यहाँ पहले 50 ग्राम, फिर उससे बढ़ा दिया 100 ग्राम, फिर 150, फिर 200। तो यहाँ पर वाई हमारा क्या कैसे बढ़ता जाएगा, एक्स वाई से XY2 हो जाएगा, फिर XY3 हो जाएगा, फिर XY4 हो जाएगा, है ना। इसका और भी एग्जाम्पल है, ये वाला हमारा एग्जाम्पल है N2O NO N2O3 ये सब हमने मिलाया, तो इसमें रेशियो जो आ रहा है वो भार का 28-14-28 इस तरह से N का आ रहा है, ऑक्सीजन का 16-16-48 32 तरह से आ रहा है। तो अगर हम इसको फिक्स एक का हम तत्व का कर देते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन का कर दिया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हो जाएंगे हमारा 8-16-24-32-40। तो हम इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये किसके अनुपात में हो रहा है, ये 1:2:3:4 के अनुपात में यानी आ जाएंगे, यानी यही है हमारा गुणित अनुपात का नियम। अब चौथा है गैलुसैक का नियम। तो गैलुसैक का नियम ये गैलुसैक ने दिया था। यह नियम केवल गैस पर अप्लाई होता है, ये याद रखना। और इस समान आयतन पर गैस का दाब, ये क्या कहता है कि समान आयतन पर गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी जो भी उसमें ताप होगा या मोल होंगे वो बराबर किसके हो जाएंगे, हमारे वॉल्यूम और प्रेशर के, ठीक है ना। तो ये हमारा जैसे H2 गैस है, ये सारी गैसेस के लिए होता है। तो H2O2 H2O बना रहे हैं तो इसमें जो मोल जितने होंगे वही वॉल्यूम उतनी होगी और उतना ही प्रेशर होगा, ठीक है ना। गैलुसैक का नियम। अवगाद्रो का आखिरी नियम है ना, ये है कि स्थिर ताप और दाब पर गैस के मोल उसके आयतन के समानुपाती होते हैं। तो स्थिर ताप और दाब पे जो गैस के मोल होते हैं वो आयतन के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे मोल बढ़े वैसे वैसे आयतन बढ़ जाए, जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे मोल भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, गैस के लिए ये भी। तो अभी हमने इतनी चीज़ से ये चैप्टर मतलब ख़त्म हो गया पूरा।